हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक की। ये थर्ड वीडियो है, इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक हमने पढ़ा कि सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत यूनियन डिसइंटेग्रेट कैसे हुआ, उसके क्या कंसिक्वेंसेस हुए, उसका क्या पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा, उन कंट्रीज़ पे क्या प्रभाव पड़ा। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? जो सोवियत यूनियन के डिसइंटेग्रेशन के बाद में जो कुछ इकोनॉमिक ट्रांजिशन हुआ, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी। व्हाट इज़ शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी क्या है? ए मॉडल ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू कम्युनिस्ट टू कैपिटलिस्ट। ये शॉक थेरेपी है कि एक इकोनॉमी का मॉडल का जो ट्रांजिशन है, आप लोगों को पता है कि 1991 तक यूएसएसआर कम्युनिज्म और सोशलिज्म को फॉलो करता था। डिसइंटेग्रेशन होने के बाद, और उसकी वजह यही थी बिकॉज वो कैपिटलिज्म को और डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहते थे। तो उनकी जो इकोनॉमी का जो ट्रांजिशन हुआ सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ, जो उनकी इकोनॉमी का ट्रांजिशन हुआ, जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेल्प से हुआ, उसे कहा जाता है शॉक थेरेपी। तो हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसका। When communism collapsed, the Soviet nation adopted a model of transition of economy. In this model, they adopted capitalist approach. जब सोवियत यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ थे, उन्होंने सोशलिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म को अपनाया। कैपिटलिज्म को अपनाने का जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, उस प्रोसेस को क्या कहा गया है? शॉक थेरेपी। इस प्रोसेस को ही शॉक थेरेपी कहा गया है। ये एक तरह से मॉडल ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी है। अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था के मॉडल का बदलाव करना है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि 4 तरह के इकोनॉमिक मॉडल होते हैं जिनके थ्रू कोई इकोनॉमी रन करती है। उसमें एक सोशलिज्म भी है और एक कैपिटलिज्म भी है। तो जो यूएसएसआर के जो कंट्रीज़ थे, वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को फॉलो करते थे। अब वो एक ट्रांजिस्ट कर रहे थे। अब उनकी इकोनॉमी के अंदर जो मॉडल था उसके अंदर चेंज आ रहा था। तो अब उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना लिया, पूंजीवाद सिस्टम को अपना लिया। तो जो ये ट्रांजिशन हुआ, जो ये बदलाव आया, किसकी मदद से आया? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वजह से। तो इस बदलाव को कहा गया है शॉक थेरेपी। तो इसके अंदर क्या क्या हुआ? जैसा कि 1991 में इंडिया के अंदर हुआ था, सेम वैसा ही सिस्टम वहाँ पे लागू हो गया। लिबरलाइजेशन आया, उदारीकरण आया, प्राइवेटाइजेशन, जो स्टेट कंट्रोल चीज़ें थी सारी की सारी, आपको पता है सोशलिज्म में हर चीज़ स्टेट कंट्रोल्ड होती है कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर। तो स्टेट के हाथ से कंट्रोल चला गया और सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट हाथों में जाने लगा। कलेक्टिव फार्मिंग थी, वो भी प्राइवेट फार्मिंग में जाने लगी। लिबरलाइजेशन होने लगा, जो प्राइवेट फार्म्स थी उनको लाइसेंस दिए जाने लगे, जो स्टेट ओन्ड एसेट थे उनके। ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आती है। आपको पता है कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, जो कम्युनिस्ट स्टेट होता है, सोशलिस्ट स्टेट, उसके अंदर वो पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के, वहाँ की गवर्नमेंट के अंडर होता है। बट जब कैपिटलिज्म अप्लाई हो जाता है तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें मेजर रोल प्ले करती हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के बाद जो सोवियत यूनियन के स्टेट्स थे, 15 स्टेट्स थे, उन्होंने इस मॉडल को अपनाया। वो सारे के सारे कैपिटलिज्म की तरफ उन्होंने आगे बढ़ गए, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ गए। जो इस ट्रांजिशन को, इस बदलाव को क्या कहा गया है? शॉक थेरेपी। हाँ जी, अब अगला पार्ट है इसका, इफेक्ट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। इसके क्या प्रभाव हुए और क्या परिणाम हुए? परिणाम और प्रभाव क्या थे शॉक थेरेपी? अब देखिए कि इतने बड़े 15 जो कंट्रीज़ थे, उनके अंदर इतने बड़े बदलाव आने स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले जो इकोनॉमी के अंदर इतने बदलाव आएंगे तो उनके कुछ दुष्परिणाम होंगे, उसके कुछ बुरे प्रभाव होंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि रशिया की हैवी इंडस्ट्री, रशिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का पतन हो गया। वहाँ पे जितने भी स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी बंद हो गई, और वो उसका जो सारा का सारा नीलामी करनी पड़ी। और जो वो फैक्ट्रीज थी, अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज थी, उनको बिल्कुल कबाड़ के भाव बेच दिया गया। ये उनकी इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, क्योंकि उनका एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो रहा था। सरकार ने अपना अधिकार सारी की सारी जो उनकी इंडस्ट्री थी उससे छोड़ दिया था। तो अब कैपिटलिज्म लागू हो गया था, तो प्राइवेट हाथों में कंट्रोल जाना स्टार्ट हो गया था। दूसरा,
कोलैप्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का पतन। जैसे आप लोगों को पता है कि सोवियत यूनियन के अंदर लोगों को फूड सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी वगैरह दिए जाते थे। तो अब जैसे ही वो इकोनॉमी का मॉडल कोलैप्स कर गया, तो अब फूड सिक्योरिटी नाम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं रही। वहाँ पे फूड की शॉर्टेज होगी, रशिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ा, और फूड की शॉर्टेज होने की वजह से वहाँ पे लोगों के अंदर भुखमरी फैलने लगी। तो उनकी जो फूड सिक्योरिटी थी वो बिल्कुल लैप्स कर गई इसकी वजह से। फिर एक थर्ड है सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन। समाज के अंदर सोशल चेंजेस बहुत ज़्यादा है। वो किस तरह से है, वहाँ पे जो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड था इनकम का और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों को दिया गया था, वो वहाँ से बिल्कुल चला गया, क्योंकि अब हर चीज़ सरकार के कंट्रोल से चली गई और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों को अपनी सारी सेविंग्स वगैरह यूज़ करनी पड़ी, और जिस कारण उनकी जो इनकम थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, और जो बहुत ज़्यादा सामाजिक बदलाव आने लगा, लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े होने लगे। और फिर फोर्थ है बैंकरप्सी, दिवालियापन। वहाँ के इसकी वजह से, इस मॉडल ऑफ ट्रांजिशन की वजह से, शॉक थेरेपी की वजह से वहाँ के 1500 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया घोषित हो गए, जिसकी वजह से वहाँ के शेयर होल्डर्स का और जो बैंक के कस्टमर हैं उनका भी पैसा डूब गया, वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए इसकी वजह से, इस शॉक थेरेपी की वजह से। अब फिफ्थ थिंग क्या थी इस शॉक थेरेपी की वजह, फेलियर टू इवॉल्व ए पीपल बेस्ड गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि वहाँ पे आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी को लागू करना था, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी को लागू करने में इतनी जल्दबाजी की गई कि वहाँ पे जो पीपल बेस्ड गवर्नमेंट, जैसे इंडिया के अंदर है एक बहुत अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी है, वो कंट्रीज़ उस डिसइंटेग्रेशन के बाद भी वेल इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं कर पाए। उसका रीज़न क्या था, क्यों उन्होंने सब कुछ जल्दबाजी में किया। वहाँ पे जैसा आप देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ना ही वहाँ पे पार्लियामेंट्री बेस्ड गवर्नमेंट है, वहाँ पे है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर, जैसे कि आप रशिया के अंदर देखें, सबसे ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। प्रेसिडेंट को इतनी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, इतनी अच्छी, इतनी वेल प्लान डेमोक्रेसीज नहीं है। ये उनकी एक बहुत बड़ी कमी थी। ये थे शॉक थेरेपी के इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट है टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स इन पोस्ट सोवियत स्टेट्स। अब जैसे कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ कि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, तो उसकी वजह से बहुत सारी टेंशन्स बढ़ने लगी, वहाँ पे विद्रोह होने लग गए, वहाँ पे तनावपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होने लग गई। तो उस तरह की स्थितियों के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे जो हमारे चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेसेशनिस्ट मूवमेंट इन चेचनिया एंड डेगेस्तान। जो चेचनिया और डेगेस्तान रशिया के दो प्रांत हैं, दो राज्य हैं, वहाँ पे अलगाववादी आंदोलन हुआ, अलगाववादी हिंसावादी आंदोलन किया गया। उन्होंने वहाँ पे चेचनिया और डेगेस्तान के लोगों ने हिंसावादी आंदोलन किया, और रशिया ने उसको किस तरह से रोकने की कोशिश की, थ्रू आर्मी, थ्रू मिलिट्री के थ्रू उन्होंने बॉम्बिंग वगैरह करा के अपनी मिलिट्री भेज के उसको रोकने की कोशिश करी। तो उसकी वजह से वहाँ का आंदोलन रुक तो नहीं पाया, मगर रशिया ने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को वहाँ पे वायलेट किया। तो सेकंड थिंग थी सिविल वॉर ऑफ तजिकिस्तान जो यूएसएसआर का पार्ट था, वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया। 1991 से लेकर 2000 तक 10 साल गृह युद्ध की आग में जलता रहा तजिकिस्तान, इस सोवियत यूनियन के डिसइंटेग्रेशन के बाद, उसकी वजह से। फिर था मूवमेंट ऑफ अर्मेनियंस। जैसे आप लोगों को पता है अर्मेनियन पीपल, अर्मेनिया एक कंट्री है, तो जो अजरबैजान जो प्रोविंस था, अजरबैजान जो कंट्री था, उसका नगोर्नो करबख जो प्रोविंस था वहाँ पे बहुत सारे अर्मेनियन लोग रहते थे, और वो अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। ये सिर्फ ठीक इसी तरह से, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि हमारे इंडिया का जो पार्टीशन हुआ, तो इंडिया का पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद क्या होता है कि जो पंजाब के जो लोग हैं जो उस तरफ पाकिस्तान की तरफ रह गए, वो वापस इंडिया आना चाहते हैं। सेम इसी तरह से जो अर्मेनियन लोग थे जो अजरबैजान में रहते थे, वो अपने आप को अर्मेनिया में शामिल करना चाहते थे, अपना कुछ वहाँ पे अपना कुछ लैंडमार्क भी, और ख़ुद भी वहाँ पे अर्मेनिया में शामिल होना चाहते थे। तो इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे सोवियत यूनियन के डिसइंटेग्रेशन के बाद। फिर क्या है, सिविल वॉर इन जॉर्जिया के अंदर भी गृह युद्ध शुरू हो गया। वहाँ पे भी दो राष्ट्रों की मांग की वजह से गृह युद्ध शुरू हो गया जॉर्जिया के अंदर। फिर यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया के अंदर सिविल वॉर शुरू हो चुका था, यूक्रेन में भी और किर्गिस्तान में भी
किर्गिस्तान के अंदर भी, यहाँ पे भी गृह युद्ध शुरू हो गया था। किस वजह से हुआ था? पहले तो ये तीनों आपस में लड़ रहे थे, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया। किस बात पे? वाटर्स पे, पानी पे। जैसे आप लोगों को पता है इंडिया पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल समझौता है। उसी तरह से बाद में इनकी नदियों के पानी को शेयर करने के लिए समझौते हुए बाद में ये सब चीज़ के अंदर शांति हुई। फिर था इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया, जो चेकोस्लोवाकिया कंट्री था उसके दो टुकड़े हो गए। आज के दौर में, आज की दुनिया में वो दो कंट्रीज़ हैं, एक है चेक रिपब्लिक और एक है स्लोवाकिया, और उसके दो टुकड़े हो गए। ये कब हुआ? 1991 के बाद। पार्टीशन ऑफ यूगोस्लाविया के स्टेट थे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया। इनमें विद्रोह शुरू हो गया और इन यूगोस्लाविया के जो स्टेट्स थे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करा लिया। आज के टाइम पे आप देखते हैं कि क्रोएशिया, स्लोवेनिया और बोस्निया डिफरेंट ये कंट्रीज़ हैं। ये पहले यूगोस्लाविया का ही पार्ट हुआ करते थे। हाँ जी, ये सब कंसिक्वेंसेस थे, कन्फ्लिक्ट्स थे, ये जो किसकी वजह से दिख रहे थे? जो शॉक थेरेपी के बाद। नेक्स्ट थिंग है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। भारत और वह सोवियत संघ के संबंध शीत युद्ध के बाद, उनके साथ हमारे कैसे संबंध थे? शीत युद्ध के दौर से ही रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। जैसे कि 1971 के अंदर आपको पता है कि अमेरिका की हेल्प से पाकिस्तान ने हम पे अटैक करने की पूरी कोशिश की और इंडिया को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान को चाइनीज़ और अमेरिकन सपोर्ट प्राप्त हो रहा था, बट वहाँ पे जो यूएसएसआर था वो इंडिया के साथ स्टैंड किया यूएसएसआर ने, और इस वजह से इंडिया वो युद्ध हारने से बच गया। और रशिया हमेशा कश्मीर इशू पे भी यूएन के अंदर इंडिया को सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल टेररिज्म है उस पर भी इंडिया को सपोर्ट करता है कि इंडिया सही बोल रहा है कि यहाँ पे इंटरनेशनल टेररिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है इंडिया। आप लोगों को पता है कि रशिया के जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं और रशिया हमें एनर्जी सप्लाई करता है, लाइक ऑयल, कोल, ये सब रशिया हमें सप्लाई करता है, नेचुरल गैस। बैलेंस बिटवीन इंडो चाइनीज़ रिलेशन, ये एक मेन पॉइंट है। जो चाइना और इंडिया है, इन दोनों के रिलेशंस रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। तो जब कोई भी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है तो जो रशिया है बीच में मीडियोकर का काम करता है और इंडिया और चाइना के रिलेशन फिर से नॉर्मलाइज कर देता है। अब आप लोगों को पता है कि इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा हथियार भी खरीदता है। रशिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट बायर आर्म्स का है वो है इंडिया। इंडिया के टैंक्स, इंडिया के वॉर प्लेन्स, इंडिया के कार्गो शिप्स, इंडिया की सबमरीन्स, बहुत कुछ, लगभग 80-70% मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो आर्मी और जो हमारी एयरफोर्स और जो नेवी परचेज़ करती है वो हम रशिया से परचेज़ करते हैं। फिर है न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। न्यूक्लियर एनर्जी, इसके कोऑपरेशन से ही हमारे न्यूक्लियर एनर्जी जो इंडिया के अंदर चल रही है वो रशिया के कोऑपरेशन की वजह से ही चल रही है। और फिर लास्ट है कोऑपरेशन इन स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम जो हमारे इसरो स्पेस प्रोग्राम करता है उसके अंदर रशिया हमारी हेल्प करता है, जिससे हम वो अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। तो रशिया और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये कोल्ड वॉर के पहले भी अच्छे थे और अब भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, इसी के साथ आपका ये 3rd चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, यहीं पे एंड होता है।